हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? तो पिछली क्लिप में हम लोग लाइंस में एंगल बिटवीन टू लाइंस तक पहुंच चुके थे और उसके बाद फिर एंगल बिटवीन लाइंस के बाद परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखना, पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखना, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस और एंगल बिटवीन लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग ने कर लिया था। और तब हम लोग ने डिस्कस किया था कि इस क्लिप में हम लोग बात करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। तो ये टॉपिक आप लोग 10th में पढ़ करके आए, लेकिन इस नाम से नहीं, दूसरे नाम से, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो अगर हमारे पास दो लाइन है, लेट इक्वेशन ऑफ लाइंस आर a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। तो क्या ये दोनों, इनको आपने 10th में पढ़ा था साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के नाम से। अब यहां पर ये दो इक्वेशन है, इनको हम स्ट्रेट लाइन कह रहे हैं। तो ये इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? तो अगर दोनों लाइन पैरेलल और डिफरेंट है, इफ बोथ लाइन्स आर पैरेलल एंड डिफरेंट, देन दे विल नेवर इंटरसेक्ट। कैसे कैसे पहचानेंगे दोनों पैरेलल? इसका मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर दोनों लाइन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो याद करिए आपने 10th में पढ़ा था नो सोल्यूशन। तो ग्राफिकली दोनों कभी कट नहीं करेंगे। और अगर दोनों लाइन पैरेलल और कोइंसिडेंट है, तब हम कहते हैं कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसा है तो दोनों लाइन कोइंसिडेंट होंगी और लाइन का एवरी पॉइंट विल बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इसे ही हम कहते थे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और तीसरा केस, अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो वो केवल एक पॉइंट पे ऑलवेज इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, और इसकी कंडीशन भी आपको याद होगी, a1 अपॉन a2 is not equal to b1 upon b2। If a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then line will intersect at one point। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मान लीजिए अब ये हमारा ये थर्ड केस है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कैसे निकालेंगे? जैसे 10th में आपने x और y को सॉल्व किया था। कैसे सॉल्व करते थे? एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो मेथड आपको प्रेफर करें। आप यहां पर सॉल्व फॉर x एंड y, x और y के लिए सॉल्व करिए, और जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या कहलाएगा? तो कैसे सॉल्व करते थे? आपके पास बहुत सारा तरीका था, उनमें से एक तरीका ये भी था, x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू y अपॉन c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1, 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ये आपका जो है, अच्छा यहां पर y अपॉन c1a2 माइनस c2a1, ये तुमको a2 दिख रहा होगा। तो ये आपका, और भी तरीके थे कि यहाँ पे आपने y के कोफिशिएंट इक्वल करके कैंसिलेशन, जो तरीका आपको अपनाना हो वो तरीका अपना सकते हैं। ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देता था। तो आइए एक ओरल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, तो ओरल क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन a1 अपॉन a2 2/3, b1 अपॉन b2 1 अपॉन 2 इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये इंटरसेक्ट करेंगी। तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर लीजिए। 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 6
3x प्लस 2y इक्वल टू 5 माइनस 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 x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पुट कर दिए, 3 प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 1,1। तो इस तरह से आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आप 10th में पढ़ कर के आए, लेकिन फिर भी हम लोग ने एक बार यहाँ रिवाइज कर लिया। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 देन टू लाइन विल इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट। If a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, lines will never intersect. That is, lines are parallel and different. If a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, then line will coincident. Means every point of line will be point of intersection. तो अब हम लोग बात करेंगे concurrent lines। तो concurrent lines दो से ज़्यादा जितनी भी लाइन है, किन्हीं भी हम कह सकते हैं, 3 लाइन्स, 4 लाइन्स, 5 लाइन्स एंड मेनी लाइन्स। तो अगर जितनी लाइन्स हैं सब के सब एक पॉइंट पे अगर कट करती हैं तो ऐसी लाइन्स कंकरेंट लाइन कहलाती हैं। लेकिन हमको अपने सिलेबस में 3 लाइन के लिए पढ़ना है, इसलिए हम लोग 3 लाइन के लिए पढ़ेंगे। तो कंकरेंट लाइन की डेफिनेशन अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, लाइन्स विच intersect at one point are known as concurrent lines। तो ये तो हो गया। तो जैसे हमने कहा कि तो अगली हेडिंग होगी कंडीशन फॉर 3 लाइन्स टू बी concurrent। concurrent 3 लाइन्स के concurrent होने की कंडीशन। तो 3 लाइन concurrent कब होंगी? जब तीनों लाइन एक ही पॉइंट पे कट करेंगी। ये अगर 3 लाइन एक ही पॉइंट पे कट करती हैं तो लाइंस कंकरेंट कहलाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो सॉल्व एनी 2 ऑफ देम एंड पुट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन थर्ड लाइन। किन्हीं भी 2 लाइन को सॉल्व करिए और अगर वो तीसरी लाइन को सेटिस्फाई करता है तो वो कंकरेंट होगा, और अगर तीसरी को सेटिस्फाई नहीं करता है तो कंकरेंट नहीं होगा। तो लेट इक्वेशन ऑफ गिवन लाइंस आर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। लेट 3 लाइन्स हमें निकालना क्या है? कंडीशन। एक तो तरीका यह है कि सर हम याद नहीं करते, हम क्या करते, 2 को सॉल्व कर लिए और तीसरी में पुट कर देंगे। नो प्रॉब्लम, एकदम सही है। इस पे इन जनरल स्कूल में भी आपको क्वेश्चन मिल जाता है, जेईई मेन में भी मिल जाता है, एडवांस में भी। तो अगर इन 2 को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, इन 2 को अभी हमने देखा था x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू y अपॉन c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। सो यहां से आपका x क्या आ गया? x आपका आ गया b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। y इज इक्वल टू आपका आ गया c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। अब ये दोनों का क्या निकल कर के आया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये क्या करेगा? तीसरे को सेटिस्फाई करेगा। सिंस लाइन्स आर कंकरेंट, सिंस लाइन्स आर कंकरेंट, it will satisfy third, that is a3 into b1c2 minus b2c1 upon a1b2 minus e2b1 plus b3 c1a2 minus c2a1 upon a1b2 minus e2b1 plus c3 is equal to 0. Yeah, this can be written as a3 into b1c2 minus b2c1 plus b3 c1a2 minus c2a1 plus c3 into a1b2 minus a2b1 is equal to 0.
तो ये कंडीशन निकल करके आपकी आई कि अगर ये कंडीशन फुलफिल करती है तो लाइंस विल बी कंकरेंट, देन लाइंस विल बी कंकरेंट। तो सर इतना लंबा याद करने से अच्छा यही नहीं कि दो को सॉल्व कर लेंगे और तीसरे में पुट कर देंगे, इतना कौन याद रखेगा। तो सही बात है, ये बड़ा लेंदी सा एक्सप्रेशन है, लेकिन वैसे तो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, दैट इज डिटर्मिनेंट आपको 12th में पढ़ना है, लेकिन बेसिक हमने आपको बता रखा है स्ट्रेट लाइन में ही। दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज इन अ डिटर्मिनेंट फॉर्म, जिसे याद रखना ज्यादा आसान हो जाता है, जिसे याद रखना ज्यादा आसान हो जाता है। दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज, दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 इक्वल टू 0। ये जो एक्सप्रेशन आई है दिस कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, तो इस फॉर्म में आसान है बहुत याद रखना, इसलिए जान करके हम लोग ने ये हेडिंग दी है कंडीशन फॉर 3 लाइंस टू बी कंकरेंट। और अगर ये याद रखना होता तो शायद हम ये हेडिंग ना देते, हम आपको यहीं पे छोड़ देते कि सॉल्व एनी 2 लाइन and satisfy third line. If it satisfies, then lines will be concurrent. If does not satisfy, then line will not be concurrent. लेकिन फाइनल रिजल्ट ये जो आया, इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में बड़ा आसान हो गया, कैलकुलेशन ही नहीं करना पड़ा, सीधे सीधे। कैसे याद रखेंगे? 3 लाइन गिवन है, पहले लाइन के कोफिशिएंट से पहली रो a1 b1 c1, दूसरी लाइन के कोफिशिएंट से दूसरी रो, और तीसरी लाइन के कोफिशिएंट से तीसरी रो। अभी भी आपके पास ऑप्शन है कि ये फार्मूला याद रखें या 2 को सॉल्व करके तीसरे में पुट कर दे, एज यू विश, जिसमें आपको आसान लगे। एक इंपॉर्टेंट बात, इफ लाइंस आर कंकरेंट, पॉइंट टू बी नोटेड, इफ लाइंस आर कंकरेंट देन दिस डिटरमिनेंट विल बी 0। दिस नोट करके लिख लीजिए, इफ लाइंस आर कंकरेंट देन डिटरमिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट विल बी 0। लेकिन अगर उल्टा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? डिटरमिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट गिवन है क्या? 0। तो क्या लाइन कंकरेंट होंगी? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। सर क्यों? क्योंकि अगर तीनों लाइन हम पैरेलल ले लें, तीनों लाइन पैरेलल ले लें डिफरेंट, तो भी डिटरमिनेंट 0 होगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, वाइसे वर्सा मे और मे नॉट बी ट्रू। इफ लाइंस आर कंकरेंट देन डिटरमिनेंट विल ऑलवेज बी 0, डिटरमिनेंट विल ऑलवेज बी 0, बट इफ डिटरमिनेंट इज गिवन एज अ 0 देन लाइन मे और मे नॉट बी कंकरेंट। कंकरेंट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, क्योंकि अगर तीनों लाइन पैरेलल हैं तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 इस तरह से एडजस्टमेंट लेगा कि वो आपका 0 दे देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहला आपका ओरल क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द लाइंस 3x + y + 2 = 0, 2x - y - 3 = 0 and x + my - 3 = 0 आर कंकरेंट। फटाफट जल्दी से बना दीजिए। तो कैसे बनाएंगे? दोनों ऑप्शन है, चलो दोनों से बना देते हैं। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को सॉल्व किए तो 3x + y = -2, 2x - y = 3 ऐड कर दिए, y कैंसिल, 5x = 1, x = 1/5, x = 1/5 इसमें पुट किए तो 2/5 - y - 3 = 0, तो y = -13/5। एक्स वाई निकल आया, सिंस लाइन्स आर कंकरेंट, तो इसमें पुट कर दिए 1/5 - 13 m/5 - 3 = 0, तो 13 m/5 = -14/5, m = -14/13। तो ये पहला तरीका। दूसरा तरीका आप
ऐसे भी कह सकते थे कि सर सिंस लाइन्स आर कंकरेंट हेंस डिटर्मिनेंट विल बी जीरो. डिटर्मिनेंट विल बी जीरो मीन्स 3 1 2 2 माइनस 1 माइनस 3 1 m माइनस 3 इक्वल टू 0. यहाँ से डिटर्मिनेंट के थ्रू चले जाएंगे आप तो कैलकुलेशन थोड़ी कम पड़ जाएगी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. तो डिटरमिनेंट कैसे ओपन होता है याद है ना. तो 3 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस माइनस 1 इंटू इसे छुपा लिए -6 प्लस 3 प्लस 2 इंटू 2m प्लस 1 इक्वल टू 0. तो 9 प्लस 9m माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 4m प्लस 2 इक्वल टू 0. 13m इक्वल टू -14 m इक्वल टू -14/13. तो इस केस में दोनों ही लगभग बराबर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. तो इफ 3 लाइन्स whose equations are y equal to m1x plus c1, y equal to m2x plus c2 and y equal to m3x plus c3 are concurrent, then show that this. जनरली ये क्वेश्चन आपको स्कूल में 4 या 6 नंबर में मिल जाता है. जेईई मेन एडवांस में इतना टफ क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा. तो आइए देखते हैं. तो ऑब्वियस है दोनों ऑप्शन है, आप डिटरमिनेंट के थ्रू चले जाएं. चूँकि 10th में आपने डिटरमिनेंट कुछ स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, सीबीएसई सिलेबस में नहीं है, तो आप डिटरमिनेंट स्कूल में कई बार मना करते हैं. तो हम लोग सिंपल तरीके से ही जाएंगे. तो y इक्वल टू m1x प्लस c1, y इक्वल टू m2x प्लस c2, सब्ट्रैक्ट कर दिए दिस 0, m1 माइनस m2x प्लस c1 माइनस c2. तो x इक्वल टू माइनस c1 माइनस c2 अपॉन m1 माइनस m2. पुट द वैल्यू ऑफ x. तो y इज इक्वल टू माइनस m1 c1 माइनस माइनस प्लस m1 c2 अपॉन m1 माइनस m2. किस में हमने पुट किया है, हमने इसमें पुट किया है, तो प्लस c1. तो y इज इक्वल टू माइनस m1 c1 प्लस m1 c2 प्लस m1 c1 माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2. तो m1 c1 माइनस और ये प्लस आपका कैंसिल हो गया. तो y इज इक्वल टू m1 c2 माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2. पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन थर्ड इक्वेशन एंड सिंप्लीफाई, यू विल गेट दिस रिलेशन. तो ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में इन जनरल स्कूल में मिलने के चांसेस हैं. जेईई मेन या एडवांस में इस तरह क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे. तो इस तरह क्वेश्चन जो भी हमारे कंकरेंट लाइंस पे क्वेश्चंस हैं, अभी और भी हम आगे करेंगे क्योंकि अभी स्ट्रेट लाइन के 1 बाय 1 हम लोग पढ़ रहे हैं. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में और कंकरेंट लाइंस में हमने ये 2 क्वेश्चन किए, और भी अभी हम करेंगे, लेकिन अभी फिर इसमें इतना ही. हाँ, कंकरेंट लाइंस में एक और बात करनी थी कि अगर 3 लाइंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इफ 3 लाइन्स आर गिवन, और अगर लाइन्स कंकरेंट है, तो अगर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन λ1 a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस λ2 a2x प्लस b2y प्लस c2 प्लस λ3 a3x प्लस b3y प्लस c3, अगर 3 लाइन्स ऐसी हैं जिनका लीनियर कॉम्बिनेशन व्हेन λ1 λ2 λ3 आर पैरामीटर्स, तीनों साइमल्टेनियसली 0 नहीं हो सकते हैं. हो सकता है कि एक 0 हो जाए, 2 0 ना हो, तीनों 0 नहीं हो सकते, मैक्सिमम 2 तक 0 हो सकते हैं. तो अगर तीनों एक साथ 0 नहीं है और लीनियर कॉम्बिनेशन अगर 0 है, देन लाइन्स आर नोन एज कंकरेंट लाइन्स. तो इस तरह भी आपको ऑब्जेक्टिव में लिखा मिल सकता है. तो आप याद रखना है, आपको ध्यान रखना है, इफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 लाइन्स is 0, then lines will be concurrent. Well, λ1, λ2, λ3 are parameters and they cannot be 0 at a time.
तीनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते हैं। अगर ऐसा है और लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है, देन लाइंस आर नोन एज कंकरेंट लाइंस। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पढ़ने के बाद और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद हम लोग ने जो है कंकरेंट लाइंस पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट हेडिंग दे रहे हैं डिफरेंट सेंटर्स ऑफ ए ट्रायंगल, जिनमें से आप 10th में कुछ पढ़ करके आए हैं और कुछ आपके नए होंगे। ज्योमेट्री में आप सभी पढ़ करके आए हैं। होते तो बहुत सारे सेंटर्स हैं, लेकिन हमें 5 सेंटर्स पढ़ने हैं। कौन कौन सा, पहले लिख लेते हैं वन बाय वन। सेंट्रॉयड पढ़ना है। नंबर 2 इन सेंटर पढ़ना है। नंबर 3 एक्स सेंटर पढ़ना है। नंबर 4 सरकम सेंटर पढ़ना है। और नंबर 5 ऑर्थो सेंटर। और तो और भी हैं, 9 पॉइंट सर्कल, दिस एंड दैट, 9 पॉइंट सेंटर, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग को इन्हीं 5 सेंटर हमारे सिलेबस में है। सेंट्रॉयड, इन सेंटर, एक्स सेंटर, सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। ये कोऑर्डिनेट के तौर पे आप सेंट्रॉयड तो 10th में पढ़ करके आए होंगे, कुछ लोग इन सेंटर भी पढ़ लेता है, लेकिन 5 सेंटर आपने ज्योमेट्री में कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा। तो हम लोग इनकी डेफिनेशन की बात करेंगे और कोऑर्डिनेट से रिलेशन की वजह से इनका सेंट्रॉयड का, अगर ट्रायंगल के वर्टिसेस पता है तो उसका सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इन सेंटर का कोऑर्डिनेट एंड सो ऑन, किसे कहते हैं और उनके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, हेडिंग दीजिए सेंट्रॉयड। तो हम लोग हेडिंग पे आते हैं सेंट्रॉयड पे, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रॉयड। तो याद होगा जनरली सेंट्रॉयड को हम लोग लेटर जी से डिनोट करते हैं। लेट अ ट्रायंगल ABC is a given. Let a triangle ABC is a given. तो सेंट्रॉयड की डेफिनेशन क्या होती है? सेंट्रॉयड मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस। तो अब सवाल उठता है, मीडियन किसे कहते हैं? तो वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन मिलाती है उसे हम मीडियंस कहते हैं। वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो मिलाते हैं उसे हम मीडियन कहते हैं। वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो मिलाते हैं उसे मीडियन कहते हैं। और मीडियन जहाँ पे कट करती हैं, ये ज्योमेट्रिकली भी आप प्रूफ करके भी आए होंगे कि प्रूफ दैट मीडियंस आर कंकरेंट। एक दो बार क्वेश्चन सब्जेक्टिव आईटी में भी आया है कि यूजिंग कोऑर्डिनेट प्रूफ दैट मीडियंस आर कंकरेंट। अब तो नहीं पूछ सकता, तो ऐसे प्रॉपर्टी हमें याद है कि मीडियंस आर कंकरेंट एंड पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इज नोन एज सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड की अपनी प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है? सेंट्रॉयड मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, दैट इज AG:DG। वर्टेक्स से 2 और यहां से 1। और सिमिलरली BG:G, सिमिलरली CG:GF। क्या होगा? 2:1। कोई भी मीडियन ले लीजिए, मीडियन को सेंट्रॉयड 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये बात हो गई आपकी। और तो अगर वर्टेक्स A का कोऑर्डिनेट x1 y1, वर्टेक्स B का कोऑर्डिनेट x2 y2, वर्टेक्स C का कोऑर्डिनेट निकालना क्या है? G का कोऑर्डिनेट, दैट इज सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट। तो D का कोऑर्डिनेट निकालिए, x2 प्लस x3/2 y2 प्लस y3/2। किससे? मिड पॉइंट से। आपकी मर्जी E निकाल सकते थे, आपकी मर्जी F निकाल सकते थे। अब हमने D निकाला, A का कोऑर्डिनेट पता, D का पता, तो G का कोऑर्डिनेट अगर x, y है तो फिर से इंटरनल सेक्शन 2 इंटू दिस प्लस 1 इंटू दिस बाई 3। तो x आपका हो जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो ये आपको याद भी था
और अभी आपको करना भी था। तो इस क्लिप में आज इतना ही। नेक्स्ट क्लिप में फिर हम लोग इन सेंटर वगैरह पढ़ेंगे और क्वेश्चन भी तभी करेंगे। ओके, बाय बाय।